नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। प्रश्न संख्या 1 है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी है, सीखने और प्रदर्शन करने के एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन डी है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें प्रश्न संख्या 1 का, तो ऑप्शन ए सही है, अर्थात विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सबसे अच्छा कथन यह हो सकता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे आनुवंशिकता हमें क्षमताएं प्रदान करता है, तो पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित होने के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। इसलिए लैंडिस ने कहा भी है कि आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवंशिकता हमें कार्यशीलता की पूंजी देता है और परिस्थिति वातावरण हमें इसको निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 का, तो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? ऑप्शन ए है, विकास का गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन बी है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन डी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बात करें प्रश्न संख्या 2 का, तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी सही है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है, विकास क्रमिक होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण की प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चों का विकास प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बच्चे के विकास की भाषा को प्रभावित नहीं करती। अतः निरंतर अभ्यास से ही अधिगम होता है। यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जाता है, बल्कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है। अतः प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की, तो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन ए, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन सी, अमान्यता। ऑप्शन डी, अनुक्रमणिकता। बात करें प्रश्न संख्या 3 का, तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, न कि सीमा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 का, तो प्रश्न संख्या 4 है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन डी, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बात करें प्रश्न संख्या 4 का, तो प्रश्न संख्या 4 का सी सही है, अर्थात यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्योंकि खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं इन्हें कब उपयोग किया जाए। यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में भी योगदान करता है। अतः प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, तो प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन ए, क्या आप इस उत्तर को जानते हो? ऑप्शन बी, सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ऑप्शन डी है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल करें। ऑप्शन डी है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि किसी दिए गए समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए कहना बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्योंकि समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक होता है और अपसारी चिंतन में किसी समस्या पर विविध तरीके से विचार किया जाता है। बात करें प्रश्न संख्या 6 का, तो प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा
वर्णन करता है। ऑप्शन ए करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन बी थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन सी व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। ऑप्शन डी परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। बात करें प्रश्न संख्या 6 का, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए करके सीखना, परियोजना विधि, संयोग से सीखना। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होता है तथा यह भी मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने से परियोजना विधि, संयोग से सीखने तथा गतिविधि द्वारा सीखने पर बल देता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, तो प्रश्न संख्या 7 है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन ए स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन बी स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। ऑप्शन सी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन डी जीवन सच्चा शिक्षक है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अर्थात स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। क्योंकि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन आत्मसातन कर सके। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की, तो प्रश्न संख्या 8 है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन ए उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया। ऑप्शन बी इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण क्रियाएं हैं। ऑप्शन सी या नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन डी उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अर्थात उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया है। क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया है। नैतिक विकास के तीनों स्तर तथा 7 सोपानों में क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता तथा दृष्टिकोण की बढ़ती व्यापकता व अमूर्तता को इंगित करते हैं। जैसे प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं क्योंकि वे स्वयं के हित की दृष्टि नैतिक व्यवहार करते हैं, जबकि तृतीय स्तर उत्तर परंपरागत स्तर पर बालक बाह्य केंद्रित हो जाते हैं तथा वे निष्पक्ष भाव से नैतिक व्यवहार करते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 का, तो प्रश्न संख्या 9 है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव। ऑप्शन बी विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन सी एक संदर्भ को जिससे बच्चे के संयोग को सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन डी उस सीखने के बिंदु को जब संयोग वापस लिया जा सकता है। बात करें इस प्रश्न संख्या 9 का, तो इस प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वो सी है, एक संदर्भ को विकसित जिसमें बच्चे संयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 का, तो प्रश्न संख्या 10 है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। ऑप्शन ए स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री के गुणों को समायोजन होता है। ऑप्शन सी में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। ऑप्शन डी समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी सही है, अर्थात आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। क्योंकि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है। लंदन की व्हाइट एंड इंस्टीट्यूट वही कि एक अन्य इंपीरियल कैंसर रिसर्च सेंटर लेबोरेटरी ने अपने शोधों के आधार पर बताया है कि एक शरीर में 2 भिन्न लिंगों का उनके बाह्य लक्षणों का साथ साथ विद्यमान होना साक्ष्य है। इनमें दोनों लक्षणों का अपना संतुलन समीकरण भी बराबर रख सकते हैं अथवा किसी एक गुण को अधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन भी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की, तो प्रश्न संख्या 11 है बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी सामाजिकरण, ऑप्शन सी कल्चर, ऑप्शन डी ट्यूशन। बात करें प्रश्न संख्या 11 का, तो इसका सही उत्तर है डी ट्यूशन। क्योंकि बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं जिसमें मीडिया सामाजिकरण, सांस्कृतिक, समुदाय, परिवार आदि सामाजिक अभिकरण सहायता प्रदान करते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 का, तो प्रश्न संख्या 12 है मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं से
एक यह है कि ऑप्शन ए मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन बी उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन सी परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन डी वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। बात करें प्रश्न संख्या 12 का, तो इसका ऑप्शन ए सही है। मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति व प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, क्योंकि मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते। परीक्षण की ऐसी त्रुटियां मुख्यधारा से अलग समाज के सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसी परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटि या परीक्षण से संबंधित त्रुटियां कहा जाता है। अतः प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 का, तो प्रश्न संख्या 13 है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन ए बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन सी पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऑप्शन डी प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी सही है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और प्रत्येक की क्रियाशील होने के ढंग एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की, तो प्रश्न संख्या 14 है हमारे पास शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन ए बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन बी बच्चे को सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन सी आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऑप्शन डी बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, अर्थात बच्चे को सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की, तो प्रश्न संख्या 15 है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। ऑप्शन बी यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि केंद्रित करता है। ऑप्शन डी यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बात करें इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो डी है, यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग बच्चों के अधिगम त्रुटियों को पहचान कर उनका उपचार करने में किया जाता है। इसकी अन्य विशेषताएं हैं, जैसे इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह शैक्षिक और सह-शैक्षिक गतिविधि को मूल्यांकन करता है। अतः प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 का, तो प्रश्न संख्या 16 है बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन ए आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। ऑप्शन बी एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन सी सफल माता पिता। ऑप्शन डी एक अनुशासित दिनचर्या। बात करें प्रश्न संख्या 16 का, तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए सही है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 का, तो प्रश्न संख्या 17 हमारे पास दिया है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो ऑप्शन ए उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन बी उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन सी उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। ऑप्शन डी बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। प्रश्न संख्या 17 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अर्थात उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की, तो प्रश्न संख्या 18 दे रखा है कि कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन बी उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन सी उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। ऑप्शन डी उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। बात करें प्रश्न संख्या 18 का, तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही ऑप्शन है वो ए है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग
पर, क्योंकि कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। अर्थात शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण की मानसिक उद्वेलन तकनीकी का प्रयोग करता है, साथ ही उनके लिए नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य विस्तृत सह शैक्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है, ताकि इनके ज्ञान अनुभव को सृजनात्मकता का अधिक विकास हो सके। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 का। तो प्रश्न संख्या 19 है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं। ऑप्शन ए, एक कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़ना। ऑप्शन बी, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन सी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन डी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। बात करें प्रश्न संख्या 19 की, तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना। क्योंकि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना चाहिए तथा उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकृत करना चाहिए, ना कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न तरीकों को उपयुक्त हो सकता है। ऑप्शन पहला, अगर बात करें, कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़कर सिखाना, विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश आदि। बात करें अगर प्रश्न संख्या 19 का, तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। ऑप्शन ए, विकलांग। ऑप्शन बी, डिस्लेक्सिक। ऑप्शन सी, सृजनात्मक। ऑप्शन डी, प्रत्यास्थायी। बात करें प्रश्न संख्या 20 का, तो प्रश्न संख्या 20 का सही ऑप्शन है सी, यानी सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। ऐसे बालकों को किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करते हैं तथा उसका एक नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह नवीनता उस बच्चे के लिए या संपूर्ण समाज के लिए हो सकती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की, तो प्रश्न संख्या 21 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन ए, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। ऑप्शन बी, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन सी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न को पूछना। प्रश्न संख्या 21 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न को पूछना। क्योंकि अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। क्योंकि अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न का अर्थ होता है कि निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न बच्चों की स्मृति व पहचान पर आधारित होते हैं, ना कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होते हैं। बच्चों को चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए अपसारी उत्तर या मुक्त अंतः उत्तरों का प्रश्न पूछने चाहिए। अतः प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की, तो प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन ए, स्मृति। ऑप्शन बी, डर। ऑप्शन सी, ध्यान। ऑप्शन डी, उत्तेजना। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, डर। क्योंकि संवेग वास्तव में व्यक्ति के अतिरिक्त भाव को अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यवहार के परिलक्षित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। मैकडूगल के ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए जिनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। संवेग डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, आमोद। अतः प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 का, तो प्रश्न संख्या 23 है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन ए, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। ऑप्शन बी, बच्चे को जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन सी, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। ऑप्शन डी, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी होगा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की, तो प्रश्न संख्या 24 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन बी, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बात करें प्रश्न संख्या 24 की,
तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही ऑप्शन है वो डी है। एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है, अतः वह ऐसे सहज परिस्थिति का निर्माण करता जहां बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इसका प्रश्न संख्या डी, प्रश्न संख्या 24 का जो विकल्प डी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 का। तो प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए, कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ऑप्शन बी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोनों में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन सी, अलमारी में अच्छे तरह से संगठित सामग्री वाले कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। बात करते हैं प्रश्न ऑप्शन डी की। तो पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। प्रश्न संख्या 25 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, अर्थात वह कक्षा में जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अतः प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 का। तो प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन बी, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन करते हैं। ऑप्शन डी है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। बात करें प्रश्न संख्या 26 का। तो प्रश्न संख्या 26 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में सामग्री में से एक है। कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री के रूप में होती है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं तथा एक सुव्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती हैं। अतः प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। तो प्रश्न संख्या जो 27 है वो ये है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपने समझ डैश से प्राप्त किया। ऑप्शन ए, मानवतावाद। ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। ऑप्शन सी, चयनवाद। ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी है चयनवाद, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2015 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त किए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह निर्देशित करती है कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाए कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप अपनी कक्षाई अनुवीक्षण आयोजित करें ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। तो प्रश्न संख्या 28 है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन ए, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन स्कूल आते हैं। ऑप्शन बी, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं। ऑप्शन डी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न संख्या 28 का जो सही ऑप्शन है वो डी है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसलिए एक कुशल शिक्षक ऐसे सहज शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिससे छात्र प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अतः प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की। तो प्रश्न संख्या 29 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि बच्चों को अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा कि शिक्षक वास्तविक जीवन में स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करे। अधिगम में सुधार मूल्यांकन का ही एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए शिक्षक बच्चे के अच्छा निष्पादन कर सके इसके लिए वह यह विधि अपना सकता है। अतः प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। तो प्रश्न संख्या 30 है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन ए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन बी, चुप्पी साधी रहने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। ऑप्शन डी, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ए है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि अनुशासन जो अधिगम वातावरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है। अर्थात जब कक्षा
शासित रहता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है, और जब कक्षा अनुशासनहीन होता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। अतः प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए सही है। यह आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न।